फुल मून की रात से जिंदा निकल आने के बावजूद गैरी के दिमाग में चल रही उलझनों में कोई खास कमी नहीं आई थी। अजीब बात यह थी कि जिन चीजों को उसे सबसे पहले सोचना चाहिए था, उनमें से एक को उसने खुद ही दिमाग के सबसे पीछे धकेल दिया था। शायद इसलिए क्योंकि रिवर्ट होने के बाद वही पहली चीज थी जिसका उसे सामना करना पड़ा था, या शायद इसलिए क्योंकि ब्लेक का एक ऑल्टर्ड हंटर होना उसके खुद के वेयरवुल्फ होने जितना ही अविश्वसनीय लग रहा था। यार, इस स्कूल में आखिर क्या है? क्या यहाँ अजीब लोगों को खींचने की कोई खास ताकत है? अब तो सच में डर लगने लगा है कि कहीं आगे चलकर वैम्पायर, ड्रैगन, डीमन या कोई और सिरदर्द न मिल जाए। सब में से वही क्यों? वही क्यों एक ऑल्टर्ड हंटर निकला? सीधे टकराव से बचने के लिए गैरी ने सबसे आसान तरीका चुना। उसने हाथ उठाकर हल्का सा वेव किया और फिर ब्लेक के पास से सीधे निकल जाने की कोशिश की। लेकिन तभी उसके सामने एक शैडो आकर रुक गई। गैरी ने फुर्ती से साइड बदली, मगर शैडो भी उसी के साथ सरक गई। अब साफ था, युवा ऑल्टर्ड हंटर ने उसका रास्ता रोक लिया था। कम ऑन, क्या सच में अभी यही करना है? वो भी स्कूल में? मैं और किसी मुसीबत में नहीं पड़ सकता। पूरा एक हफ्ता एक्सक्लूड होकर अभी अभी लौटा हूं। देखो, मैं प्रिटेंड कर रहा हूं कि मैंने तुम्हें देखा ही नहीं, कि कल सब बस एक बुरा सपना था। तो तुम भी ऐसा क्यों नहीं कर सकते? गैरी अंदर ही अंदर चीख रहा था और तभी अचानक घूमकर निकलने की कोशिश करने लगा। इस वक्त वो खुद को रग्बी फील्ड में इमेजिन कर रहा था। हाथ में बॉल, सामने डिफेंडर, और बस किसी तरह निकल जाना है। दुर्भाग्य से ब्लेक पहले से ही उसकी चाल समझ चुका था और सही जगह खड़ा था। "श्श, क्या एक बार भी चीजें मेरे हिसाब से नहीं चल सकती?" ब्लेक ने आत्मविश्वास से गैरी के कंधे पर हाथ रखा और झुककर धीरे से बोला ताकि कोई और न सुन सके। देखो, मुझे भी वो कन्वर्सेशन करने का ज्यादा शौक नहीं है, लेकिन हमें कल के बारे में बात करनी ही पड़ेगी। डोंट वरी, मैं तुम्हारे साथ कुछ और करने नहीं आया हूं। आर्ट ब्लॉक के पास बाहर जो बेंच है, वहां चलते हैं। मुझे लगता है आगे क्या करना है, ये तय करना हम दोनों के लिए जरूरी है। ये कहकर ब्लेक ने उसकी पीठ थपथपाई और आगे बढ़ गया। ठीक है, बात करना इतना बुरा नहीं लगता, लेकिन मुझे तो ये भी नहीं पता कि कहना क्या है। डैम इट, ब्लेक अच्छा लड़का है ना? कल जंगल में उसने मुझे जाने दिया था। वो अब मुझे मारने के लिए झूठ तो नहीं बोलेगा। ऊपर से स्कूल में इतने लोग हैं, अगर वो चाहता तो स्कूल के बाहर मुझसे मिल सकता था। खुद को काफी हद तक सेफ मानकर गैरी उसके पीछे चल पड़ा। किसी को भी यह अजीब नहीं लगा कि वे दोनों साथ चल रहे थे। हालांकि मैच जीते नहीं थे, लेकिन पूरा स्कूल जानता था कि ईटन हाई ने लगभग सारे रेगुलर्स को पछाड़ दिया था। गैरी अभी अभी रेगुलर बना था और दोनों की टीम वर्क की वजह से मैच ड्रॉ हुआ था। इसलिए वे दोनों रग्बी क्लब के सुपरस्टार्स बन चुके थे। लेकिन चलते चलते गैरी को एहसास हुआ कि ब्लेक असल में कितना पॉपुलर है। हर कोई उसे ग्रीट करने के लिए रुक रहा था। कुछ लड़कियां तो गिफ्ट्स तक लेकर आ रही थीं। गैरी को पूरा यकीन नहीं था, मगर उसे हैरानी नहीं होती अगर उन कुकीज में से कुछ सुबह सुबह खास ब्लेक के लिए बनाई गई हों। दूसरी तरफ गैरी को बस इक्का दुक्का बधाइयां मिली। ज्यादातर लोग उसे तभी नोटिस करते थे जब उन्हें याद आता कि वो असली रग्बी स्टार के पीछे चल रहा है। डैम इट, अगर इन्हें पता चल जाए कि वो एक ऑल्टर्ड हंटर है, तब भी क्या ये सब ऐसा ही सोचेंगे? उसकी जिंदगी, उसका सब कुछ बस दिखावा है। तभी गैरी को अपनी हाइपोक्रेसी समझ में आई। क्या वो खुद कुछ अलग कर रहा था? ऑल्टर्ड हंटर्स की रेपुटेशन बहुत खराब थी। आखिरकार ऑल्टर्ड बनना हर किसी का सपना था, इंस्टेंट सेलिब्रिटीज, सुपरस्टार्स। फिर भी एक पागल ग्रुप था जो बिना किसी साफ वजह के उन्हें मारने निकल पड़ता था, या कम से कम ऐसी वजह जिसे आम लोग समझ सकें। अगर किसी को पता चल गया कि ब्लेक एक ऑल्टर्ड हंटर है, तो शायद वो पूरी जिंदगी भागता फिरता। आखिरकार दोनों बेंच तक पहुंच गए। अब गैरी को समझ आया कि ब्लेक ने यह जगह क्यों चुनी थी। यहां कोई और नहीं था, सिर्फ दूर दूर क्लासरूम्स में बैठे स्टूडेंट्स जो बाहर खेलने के बजाय आर्ट प्रैक्टिस कर रहे थे। दोनों कुछ देर तक चुपचाप बैठे रहे। किसी को भी समझ नहीं आ रहा था कि इतनी गंभीर बात की शुरुआत कैसे करें। क्या मुझे बोलना चाहिए, या वो मुझसे कुछ कहने का इंतजार कर रहा है, या बस चुप ही रहूं? गैरी बोलने ही वाला था कि ब्लेक ने पहले ही शुरू कर दिया। मेरे परिवार में ऑल्टर्ड हंटर्स पीढ़ियों से रहे हैं। असल में ऑल्टर्ड तुम्हें जितना बताया गया है उससे कहीं ज्यादा समय से मौजूद है। हमारी तरह उनका भी पहले कोई और नाम था, लेकिन वो बात अलग है। हाल ही में ऑल्टर्ड ने अपनी मौजूदगी पब्लिक करनी शुरू की है।
मुझे नहीं पता तुम जैसे इंसान ने ऑल्टर्ड कैसे बन लिया। मैंने जानबूझकर टियर 3 टाउन के एक नो नेम स्कूल को चुना था ताकि मैं अपनी दो जिंदगियों को अग रख सकूं। मैं कभी किसी जान पहचान वाले से नहीं टकराना चाहता था, और फिर तुम मिल गए। यह सब समझ में आता था। ब्लेक ने भले ही अपना ऑल्टर्ड हंटर होना छुपाया हो, लेकिन वो भी गैरी की तरह एक टीनेजर ही था। गैरी जानता था किसी ऐसे इंसान को मारना कितना मुश्किल होता है जिसे तुम रोज देखते हो। एक नो नेम स्कूल में आना जहां कोई ऑल्टर्ड बन ही नहीं सकता या चुना नहीं जा सकता, ब्लेक को छोड़कर। मुझे लगता है सब तब शुरू हुआ जब तुम रग्बी में बेहतर होने लगे। मैंने उस वक्त ज्यादा ध्यान नहीं दिया। मुझे अच्छा लगा कि कुछ देर के लिए सब भूलकर compete कर पा रहा हूं। तुमने मुझे याद दिलाया कि मैं असल में क्या हूं और क्या नहीं। डैम इट, जितना ज्यादा मैं इसे सुन रहा हूं, उतना ज्यादा लगता है कि हम दोनों कितने एक जैसे हैं। इसी वजह से तो मुझे भी रग्बी पसंद आने लगी थी। और फिर तुमने मुझे बचाया। इसीलिए मैंने उस दिन तुम्हारे लिए वो एहसान किया। लेकिन गैरी, ये एक वार्निंग है। इस टाउन में ज्यादा ऑल्टर्ड नहीं है। इसका मतलब है तुम हमारे टारगेट्स में से एक बन जाओगे। तुम ऑल्टर्ड हंटर्स के बारे में कितना जानते हो? ब्लेक ने पूछा। ज्यादा नहीं, बस जो न्यूज में आता है। मुझे नहीं पता था कि तुम वो अजीब आर्मर इस्तेमाल करते हो। गैरी ने सच कहा। हम ऑल्टर्ड हंटर्स के रैंक्स होते हैं, ब्लेक ने समझाया। ये रैंक्स कंधों पर स्टार्स के रूप में टैटू किए जाते हैं। जितने ज्यादा स्टार्स, उतना ज्यादा ताकतवर हंटर। मेरे पिता, जो इसी टाउन में मेरे साथ रहते हैं, वो एक 3 स्टार हंटर हैं। 3 स्टार हंटर? तो तुम क्या हो और ये स्टार्स मिलते कैसे हैं? गैरी ने पूछा। यह सवाल सुनकर ब्लेक कुछ देर के लिए चुप हो गया। मेरे कंधे पर अभी कोई स्टार नहीं है। एक ऑल्टर्ड हंटर को स्टार तभी मिलता है जब वो 5 ऑल्टर्ड को मार दे। अभी मैं अपने पिता का अप्रेंटिस हूं, और सच कहूं तो तुम्हें मेरा पहला किल होना था। अब गैरी को समझ आया कि ब्लेक का पिता इतना खतरनाक क्यों है। 3 स्टार ऑल्टर्ड हंटर, मतलब वो दर्जनों ऑल्टर्ड को मार चुका था। ऐसे बीइंग्स जो इंसानों से कहीं ज्यादा ताकतवर होते हैं। उसका अनुभव कल्पना से बाहर था। लगता है मैं लकी था कि तुमसे टकराया, उनसे नहीं। गैरी ने घबराई हुई हंसी हंसी। यही मेरी बात है। इसीलिए मैं तुमसे बात करने आया हूं। जब तक मैं अप्रेंटिसशिप में हूं, मेरे पिता मेरे साथ रहेंगे जब तक मुझे पहला स्टार न मिल जाए। हमने कभी सोचा नहीं था कि स्लफ में तुम जैसे दो मिलेंगे और हमें अलग अलग होना पड़ेगा। लेकिन अगर मैं तुम्हारी जगह होता, तो अब बाहर नहीं निकलता। ब्लेक खड़ा हुआ, क्लास की ओर जाने को तैयार। अगली बार जब मैं अपने पिता के साथ रहूंगा और हम तुम्हें फिर देख लेंगे, तो मैं उन्हें रोक नहीं पाऊंगा, बल्कि मुझे उनकी मदद करनी पड़ेगी। वेट, ब्लेक बोला। वो दूसरा दूसरा ऑल्टर्ड, क्या तुम्हारे पिता ने उसे पकड़ लिया? तुम्हें पता है वो कहाँ है? ब्लेक पलटा। उसका चेहरा खुश नहीं लग रहा था, जो बहुत रेयर था। नहीं, एक व्हाइट रोज एजेंट बीच में आ गया था। उसके मुताबिक उसी मौके का फायदा उठाकर वो दूसरा ऑल्टर्ड भाग निकला। न्यूज में भी कुछ नहीं आया, तो शायद वो उसे बाद में ढूंढ नहीं पाए। मुझे अफसोस है। मैंने सोचा था कि हम अच्छे दोस्त बन सकते हैं, लेकिन जो मैं हूं और जो तुम हो, शायद रग्बी के अलावा दूरी रखना ही बेहतर है। गैरी ब्लेक को ज्यादा जानता नहीं था, फिर भी ये शब्द उसे चुभ गए। शायद इसलिए क्योंकि उसे एहसास हुआ कि वे काफी करीब आ चुके थे। एक बात तो साफ थी, अगर गैरी की ब्लेक से दोबारा मुलाकात हुई, तो वो उसे अपना दुश्मन नहीं बनाना चाहता था। बकवास बंद करो, गैरी चिल्लाया। अकेले ही फैसले मत करो। मैं रग्बी में तुम्हारी धुनाई करूंगा, लड़ाई में भी करूंगा। बस इतना ही। हम स्कूल में बात कर सकते हैं, हंस सकते हैं, मजे कर सकते हैं। तुम अभी भी तुम हो, और मैं अभी भी मैं। कुछ नहीं बदला। स्कूल के बाहर हम क्या हैं, किसे फर्क पड़ता है? ब्लेक पलटा। उसके चेहरे पर उदास सी मुस्कान थी, लेकिन उसने कुछ नहीं कहा। और यही वजह है कि तुम खतरनाक हो, गैरी। तुम्हारे बिलीफ्स की वजह से। काश मुझे कभी तुम्हारे और अपने पिता के बीच चुनना न पड़े। गैरी की क्लासरूम में लौटने के बाद एक छात्रा ऐसी थी जो अपनी सीट से बिल्कुल नहीं हिली थी। उसने सिर झुकाए रखा था, और नींद की कमी की वजह से उसका सिर अब भी बुरी तरह दर्द कर रहा था। उस रात जो कुछ भी उसने झेला था, उसके बाद सबसे डरावनी चीज उसके लिए घर लौटना था, क्योंकि वहां उसका इंतजार उसके पिता कर रहे थे। और इस बार उसे उनसे सच का सामना करना ही पड़ा। मेयर होने के नाते इतनी बड़ी बात उनसे छुपाना नामुमकिन था, खासकर तब
जब उसे दिए गए बॉडीगार्ड की एक्टिव ड्यूटी में मौत हो चुकी थी, उसके पास कोई और रास्ता नहीं बचा था। शिन ने सब कुछ कबूल कर लिया। हालांकि उसने यह भी कहा कि वह रग्बी मैच की जीत के बाद सिर्फ दोस्तों के साथ सेलिब्रेट करना चाहती थी, और तभी उन पर एक ऑल्टर्ड ने हमला कर दिया। बाद में आई न्यूज रिपोर्ट और पुलिस रिपोर्ट ने इस बात की पुष्टि कर दी, और उसके पिता ने उसकी बात पर यकीन कर लिया। शिन ने जो उम्मीद की थी, वैसा बिल्कुल नहीं हुआ। मेयर ने उसे कसकर गले लगाया और बस यही शुक्र मनाया कि यह एक रैंडम अटैक था, न कि कोई उसे निशाना बना रहा था। बेशक बात वहीं खत्म नहीं हुई। सुबह पूरी रात सोचने के बाद उसके पिता ने उसे उन बदलावों के बारे में बताया जो अब लागू होने वाले थे, ताकि ऐसा फिर कभी न हो। बॉडीगार्ड्स की संख्या बढ़ना तो उसकी सबसे छोटी समस्या थी। सबसे बुरा यह है कि मैं इस डील के नियम बदलने पर उनसे शिकायत भी नहीं कर सकती। कम से कम मुझे अकेले घर आने जाने की इजाजत तो दे सकते थे। अगर मुझे स्कूल तक कार में आना जाना पड़ेगा, तो मैं दोस्त कैसे बनाऊंगी? लगता है मेरी आखिरी आजादी अब सिर्फ स्कूल के अंदर ही बची है। शिन उदास होकर सोच ही रही थी कि पीछे से किसी की खिलखिलाने की आवाज आई। वो अनोइंग, ऊंची पिच वाली हंसी आज उसके सिरदर्द को और बढ़ा रही थी। अगर टिफनी आसपास न होती तो स्कूल कितना अच्छा होता। हमारी बात के बाद उसने अभी तक कुछ नहीं किया है, लेकिन इस फीलिंग को मैं छटका नहीं पा रही कि वो कोई बड़ी चाल चलने वाली है। फिलहाल सिन इतनी थकी हुई थी कि उसे इस बात की परवाह ही नहीं थी कि वो बैंशी क्या करने वाली है। सोने से पहले उसका आखिरी ख्याल बस यही था, कल गैरी आखिर गायब कहाँ हो गया था। क्लास में लौटकर गैरी ने काफी वक्त टॉम के साथ बातें करते हुए बिताया। ब्रेक्स के दौरान वे इस बात पर चर्चा कर रहे थे कि पहली बार जो हुआ था, उसे दोबारा होने से कैसे रोका जाए। इसके अलावा उसका बेस्ट फ्रेंड दूसरे ओमेगा वुल्फ से निपटने के तरीके भी सोच रहा था। अब तक हमें जो इकलौती वीकनेस पता है, वो चॉकलेट है, लेकिन उसमें भी हमें पूरा यकीन नहीं है। वर्स्ट केस में हो सकता है वो सिर्फ तुम्हारे लिए ही यूनिक हो, और बेस्ट केस में भी हम उसे उसके मुंह पर चॉकलेट केक फेंक कर तो हरा नहीं सकते। वैसे अगर मैं खुद को चॉकलेट से पूरी तरह लपेट लूं, तो क्या वो रिपेलेंट की तरह काम करेगा? मतलब वो मुझे खाएगा ही नहीं? टॉम ने गंभीरता से पूछा। ये अब तक का से अजीब सजेशन है जो मैंने सुना है, गैरी ने कहा। उसे यकीन ही नहीं हो रहा था। क्या तुम चाहते हो कि मैं गॉन्टलेट्स पहनकर उस पर चॉकलेट मल दूं ताकि पॉइजन डैमेज लगे, या कुछ ऐसा? अगर काम कर जाए तो क्यों नहीं? हालांकि शायद तुम्हारे लिए यह करना खतरनाक हो सकता है, डबल एज सोर्ड वगैरह। स्टूपिड लगे या नहीं, फर्क नहीं पड़ता। हमारी जान दांव पर लगी है। और किसी वजह से वो वेयरवुल्फ खास तौर पर इनू में इंटरेस्ट ले रहा है, टॉम ने धीमे स्वर में कहा। उनकी दाहिनी ओर इनू हल्की हल्की खर्राटे ले रहा था। गैरी को लग रहा था कि उसे पहले से ही पता है कि दूसरा वेयरवुल्फ उसके पीछे क्यों पड़ा है। मुझे नहीं लगता चॉकलेट से ज्यादा कुछ होगा। ज्यादा से ज्यादा अगर वो इन्नू को खा ले तो शायद उल्टी करके बाहर निकाल दे, लेकिन ये उसे मारने से नहीं रोकेगा। इंसानी मांस खाना वेयरवुल्फ को और ताकतवर बनाता है। या तो स्टैट्स बढ़ते होंगे, या फिर एक्स्ट्रा स्टैट पॉइंट्स मिलते होंगे, या फिर सीधा कोई बूस्ट जैसे हंट करने पर मिलता है। अगर कोई ऐसा जीवन जी सकता है तो फायदे नुकसान से कहीं ज्यादा है। ये ताकत पाने का सबसे आसान और तेज रास्ता लगता है। दोपहर बाद क्लब क्लासेस का समय आ गया। गैरी और ब्लेक की नजरें मिली। दोनों ने एक दूसरे को हल्का सा नॉड किया। लग रहा था कि उनकी छोटी सी बातचीत ने उनके रिश्ते को बेहतर बना दिया है। रेगुलर ट्रेनिंग की जगह मिस्टर रूट ने मैच के बारे में बात की। क्या अच्छा हुआ, क्या गलत गया, और आखिर में यह कि हार न होना उनकी गलती नहीं थी। ईटन हाई ने इस बार भी यूजुअल से कहीं ज्यादा डर्टी टैक्टिक्स अपनाए थे। ऐसे में हार से बच जाना ही बड़ी बात थी। सबसे चौंकाने वाली बात, मिस्टर रूट ने नॉन रेगुलर प्लेयर्स को भी थैंक्स कहा। उन्होंने उन्हें नाम लेकर बुलाया, सिर्फ बेंच वार्मर्स कहकर नहीं टाला। रेगुलर प्लेयर्स ने जोरदार तालियां बजाईं। गैरी को पहली बार लगा कि मिस्टर रूट शायद उसकी जिंदगी के बेहतर एडल्ट्स में से एक हैं। प्रैक्टिस फिर से नॉर्मल चलने लगी, लेकिन गैरी ने एक बात नोटिस की। एक स्टूडेंट जो हमेशा आता था, आज मौजूद नहीं था। उसका मार्क बहुत फेंट है, तो वो स्कूल में नहीं हो सकता। आखिर वो कर क्या रहा है? कल तो ठीक लग रहा था। क्या वो अब भी बैरी की मौत से उबर नहीं पाया? लगता था गैरी अकेला नहीं था जिसने उसकी गैर मौजूदगी नोटिस की थी। वह आसपास के स्टूडेंट्स की बातें सुन सकता था।
क्या तुमने नोटिस किया कि गिल आज नहीं आया? एक स्टूडेंट ने पूछा। सुना है वो सुबह हेडमिस्ट्रेस यंग के पास गया था, ड्रॉप आउट करने। सीरियसली? कहीं वो स्कूल ट्रांसफर तो नहीं कर रहा? तुम जानते हो, वो और बैरी हमेशा साथ रहते थे। शायद वो बस किसी ऐसी जगह जाना चाहता है जहां उसे अपने बचपन के दोस्त की याद ना आए। मैंने भी यही सोचा था, लेकिन किसी ने बताया कि गिल ने एक्चुअली किसी गैंग को ज्वाइन कर लिया है। अगर कोई बड़ा गैंग उसे एक्सेप्ट कर ले, तो स्कूल जाने की जरूरत ही क्या है? स्टूडेंट्स गिल के बारे में बातें करते रहे। गैरी के दिमाग में बस एक ही गैंग का नाम आया, ग्रे कलर गैंग, जो ग्रे एलिफेंट से जुड़ा हुआ था। कल इनू के साथ फाइट है। आज ट्रेनिंग करनी थी, लेकिन अगर फिर बिली से सामना हो गया, तो मेरे जीतने का कोई चांस नहीं होगा। अगर गिल से फिर मुलाकात हुई, तो क्या वो क्वेस्ट फिर एक्टिवेट होगा? एक्सपी फार्म करने में मुझे कोई दिक्कत नहीं। उसी पल उसकी नजर ब्लेक से मिली, और उसे याद आया कि इस दुनिया में सिर्फ वो ही नहीं है। जब तक मैं ट्रांसफॉर्म नहीं करता, मैं बस एक नॉर्मल हाई स्कूलर हूं। रिस्क लिए बिना नहीं चल सकता। अगर मैं बस बैठा रहा, तो मेरे दोस्त और फैमिली खतरे में पड़ सकते हैं। मुझे और ताकतवर बनना ही होगा। अपने आखिरी हंटिंग टारगेट के बारे में सोचते हुए गैरी को वो पल याद आया जब उसने गिल को कलर गैंग के साथ देखा था। कैसे उसने एक बेबस बूढ़े आदमी को लगभग मार ही दिया था। वो गैंग में शामिल होने की बस एक टेस्ट थी। अब जब उसने साबित कर दिया था कि उसे गंदा काम करने से परहेज नहीं, तो शायद अब उससे और भी भयानक काम करवाए जा रहे होंगे। बिली कई लोगों को खा चुका है, इसीलिए वो मुझसे इतना ज्यादा ताकतवर है। अगर मैं भी वही करूं, तो शायद मैं भी उसके बराबर पहुंच सकता हूं। मैं बिली की तरह निर्दोष लोगों को मार नहीं सकता। बैरी, वो बस एक एक्सीडेंट था। लेकिन इस दुनिया में कुछ लोग ऐसे हैं जो जीने के लायक नहीं हैं। अगर मुझे मारना ही पड़े, अगर मुझे ताकतवर बनना ही पड़े अपने चाहने वालों को बचाने के लिए, तो मैं अपने दोस्तों की बजाय उन्हें मरता देखना पसंद करूंगा। इन ख्यालों में खोए हुए गैरी को पता ही नहीं चला, उसके मुंह से लार टपक रही थी। ट्रेनिंग खत्म होने के बाद इनू खुद गैरी के पास आया और उसे बताया कि आज प्रैक्टिस नहीं होगी। हालांकि इनू ने अभी अभी स्कूल ज्वाइन किया था, लेकिन उसे रग्बी क्लब ज्वाइन करने की सलाह किसी खास इंसान ने दी थी। इसलिए जब वह दूसरे दिन आया और उसने गैरी को वहां देखा, तो उसे जरा भी हैरानी नहीं हुई। काय साफ तौर पर वही इंसान था जिसे पर्दे के पीछे से डोरियां हिलाना और पपेट मास्टर बनना पसंद था। जहां तक प्रैक्टिस कैंसिल करने की वजह की बात थी, पहली बात, इनू अभी भी कल जो कुछ हुआ था, उससे मेंटली थका हुआ था। वह देर तक बाहर नहीं रहना चाहता था। दूसरी वजह यह थी कि वह मानता था कि किसी इंपॉर्टेंट मैच से पहले आराम करना जरूरी होता है, जैसा कि उनका कल होने वाला मैच। बहुत ज्यादा ट्रेनिंग उतनी ही बुरी होती है जितनी बिल्कुल ट्रेनिंग न करना। और इनू को पूरा भरोसा था कि कल उनका सामना चाहे किसी से भी हो, वे दोनों मिलकर उसे संभाल लेंगे। जाने से पहले उसने गैरी को बताया कि बिली से जुड़ी किसी भी बात की उसे अपडेट देता रहेगा। लेकिन चूंकि वह आज घर पर ही रहेगा, इसलिए कुछ खास होने की उम्मीद कम थी। इनू ने अभी तक ये जोड़कर नहीं देखा था कि बिली और वो वेयरवुल्फ एक ही इंसान है, और गैरी उसे दोष भी नहीं दे सकता था। अगर उसके पास वेयरवुल्फ सिस्टम ना होता, तो शायद उसके लिए भी ये नामुमकिन होता। ट्रेनिंग कैंसिल होना गैरी के लिए शानदार खबर थी। वह घर लौटते हुए सीधे जिम चला गया। उसे एक्स्ट्रा मीट खाने की जरूरत नहीं थी। एक खास ऑल्टर्ड सुपरस्टार की दरियादिली भरी डोनेशन की वजह से उसका पेट पहले ही भर चुका था। एक्सप 105 628। मुझे पता है कि मेरे स्टैट्स बड़े हैं, लेकिन नेचुरल तरीके से स्टैट्स बढ़ाने में इतना वक्त लगता है कि ट्रेनिंग अब बेकार सी लगने लगी है। हर सेशन में सिर्फ 5 एक्सप, ऐसे तो एक बार लेवल अप होने में ही उम्र निकल जाएगी। अगर मुझे सच में मजबूत बनना है, तो मुझे एक्सपी कमाने का तेज तरीका चाहिए, और उसके लिए रिस्क लेना पड़ेगा। अब तक कलर गैंग्स को शांत हो जाना चाहिए। शायद मैं फिर से कोई टर्फ वॉर भड़का सकता हूं। मैं यूं ही बैठकर बिली को अपने आप मजबूत नहीं बनने दे सकता, लेकिन उससे पहले मुझे एक और काम करना है। घर पहुंचकर गैरी ने दरवाजा खोला, और उसे सुखद हैरानी हुई जब उसने अपनी मां को वर्क क्लोथ्स में देखा। उसने सादा नीला टॉप पहन रखा था, जिस पर ऊपर उसकी नेम बैज लगी थी। गैरी ने अंदाजा लगाया कि शायद आज उसका कोई रेयर फ्री डे होगा, या फिर उसकी शिफ्ट बाद में शुरू होनी थी। आप यहाँ क्या कर रही हो, मम? क्या फिर से लेट शिफ्ट के लिए बुला लिया? गैरी ने पूछा,
कमरे में झांकते हुए उम्मीद थी कि एमी मिल जाएगी, लेकिन वह भी कहीं नहीं थी। हाँ, आज फिर लेट शिफ्ट है। उसकी माँ ने फोन पर टाइपिंग करते हुए जवाब दिया। उसके चेहरे पर मुस्कान थी और यही बात गैरी को परेशान कर रही थी। अगर ऐसा था तो या तो वह अपनी दोस्तों से बात कर रही थी या फिर किसी और आदमी से। स्लॉ में किसी और नए इंसान से मिलने का ख्याल ही गैरी को पसंद नहीं था। ऊपर से वह नहीं चाहता था कि उनके परिवार में कोई आउटसाइडर आए। उनकी हालत सुधारने वाला वह होगा, कोई अजनबी नहीं जिसे उनके संघर्षों का अंदाजा भी न हो। उसकी माँ 24 घंटे खुले रहने वाले सुपरमार्केट में कैशियर थी। कभी भी एक्स्ट्रा शिफ्ट के लिए बुला लेते थे और वह हमेशा हाँ कह देती थी, क्योंकि उन्हें पता था कि वह कभी मना नहीं करेगी। गैरी को यह बिल्कुल पसंद नहीं था। शिफ्ट जितनी लेट होती, उतनी ही ट्रबल की संभावना बढ़ जाती। बस एक ही राहत थी, वह सुपरमार्केट स्लो में अंडरडॉग्स की टेरिटरी में आता था। कोई उसे छूने की हिम्मत नहीं करता, और अगर करता, तो स्लो की सबसे बड़ी गैंग से दुश्मनी मोल लेता। फिर भी कभी-कभी कुछ स्ट्रे या छोटे गैंग्स कोशिश कर ही लेते थे। अगर तुम एमी को ढूंढ रहे हो, तो वह आज रात स्टेसी के यहाँ रुक रही है। उसकी माँ ने आवाज लगाई, ये देखकर कि गैरी हर कमरे में झांक रहा था, यहां तक कि टॉयलेट का दरवाजा भी खटखटा चुका था। वह बाहर चली गई, गैरी ने सोचा। जब तक वो घर के अंदर रहेगी, सेफ रहेगी। लेकिन मैं आज कुछ करना चाहता था। वह थोड़ा डिसअपॉइंटेड था, क्योंकि उसने एमी के साथ बॉन्ड मार्क बनाने की प्लानिंग की थी। हालांकि बिली का उसकी बहन के पीछे पड़ना अनलाइकली था, लेकिन इम्पॉसिबल नहीं। खासतौर पर तब जब अंडरडॉग्स कभी उसकी असली पहचान और उसके आसपास के लोगों तक पहुंच गए। टॉम की बात सुनने के बाद कि फुल वेयरवुल्फ बनकर वह उन्हें प्रोटेक्ट कर सकता है, गैरी को भरोसा था कि वह उन्हें नुकसान नहीं पहुंचने देगा। चलो, ये काम नेक्स्ट टाइम कर लूंगा, उसने सोचा। फिर भी एक और इंसान था जिसे वह मार्क कर सकता था। गैरी अपनी माँ के पास गया, एक कुर्सी खींचकर उसके सामने बैठ गया। उसकी माँ ने फोन पलट दिया और इससे गैरी का शक और बढ़ गया। लेकिन उसी पल उसके दिमाग में एक आइडिया आया। मम, मुझे आपसे किसी और से बात करने से प्रॉब्लम नहीं है, लेकिन कभी-कभी मुझे जलन सी होती है। मुझे पता है कि मेरी और एमी की देखभाल करना आसान नहीं है। बस मुझे डर लगता है कि कहीं आप हमें छोड़कर न चली जाए। गैरी ने सिर झुका लिया। पूरा ऑस्कर वर्दी परफॉर्मेंस। उसकी माँ ने तुरंत उसे बाहों में भर लिया। गैरी, तुम और एमी मेरी जिंदगी में सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट हो। यह कभी नहीं बदलेगा। तुमने मेरे लिए इतना पैसा बचाया। मुझे मानना पड़ेगा, तुम अंदाजा भी नहीं लगा सकते कि उससे हमारी हालत कितनी सुधरी है। मैं इस दुनिया की किसी भी चीज के लिए तुम दोनों को नहीं छोड़ूंगी। मैं तुम्हें कभी नहीं छोड़ूंगी। प्रॉमिस? गैरी ने छोटी उंगली आगे बढ़ाई। उसकी मां ने अपनी छोटी उंगली उसके साथ जोड़ दी और उसी पल सिस्टम का नोटिफिकेशन सामने आया। एक बोला गया, समझौता पूरा हुआ है। क्या आप माया डैम को मार्क करना चाहते हैं? यस, 3-5 मार्क्स असाइन हो चुके हैं। गैरी खुश था कि सिस्टम पहली बार उसके लिए सही से काम कर रहा था। लेकिन तभी एक और मैसेज आया जिसकी उसे बिल्कुल उम्मीद नहीं थी। आपने सफलतापूर्वक एक और इंसान के साथ बॉन्ड बना लिया है। सिस्टम आपकी मेहनत को देखकर आपको रिवॉर्ड दे रहा है। ऐसे ही आगे बढ़ते रहिए। हर दिन के अंत में आपको हर एक्टिव बॉन्ड मार्क पर 10 एक्सपी मिलेंगे। अपने वादों और जिन लोगों पर आप भरोसा करते हैं, उनकी रक्षा कीजिए। लॉयल्टी हर सच्चे वेयरवुल्फ की सबसे बड़ी प्राथमिकता होती है। हूं, आज सिस्टम बीमार है या फिर फुल मून सर्वाइव करने का ये कोई स्पेशल रिवॉर्ड है? जो भी हो, आखिरकार ये पहली बार मुझे सच में कुछ अच्छा दे रहा है। इससे मैं डेली क्वेस्ट के साथ हर दिन आसानी से 30 एक्सपी कमा सकता हूं। और इतना ही नहीं, मेरे पास अब भी 2 फ्री मार्क्स बचे हैं। हे सिस्टम, मार्क्स की संख्या बढ़ाने के लिए मुझे क्या करना होगा? जिस पल गैरी को लगा कि शायद सिस्टम ने सच में अपना रवैया बदल लिया है, उसी पल सिस्टम फिर से पहले जैसा ही पूरी तरह अनरिस्पॉन्सिव हो गया। लेवल अप के अलावा हाई स्कूलर ने यह मान लिया कि अब उसे या तो किस्मत के भरोसे रहना पड़ेगा कि कभी कोई तरीका अनलॉक हो जाए जिससे मार्क्स की संख्या बढ़ सके, या फिर सिस्टम खुद दया करके उसे कोई हिंट दे दे। फिर भी गैरी को अपने किए हुए वादों को लेकर बेहद सावधान रहना था। सिस्टम के मुताबिक अगर दूसरी पार्टी ने प्रॉमिस तोड़ा, तो उसका बॉन्ड मार्क अपने आप ब्रोकन मार्क में बदल जाएगा और वो लोग हंटिंग टारगेट्स बन जाएंगे। सामान्य दिनों में शायद ये इतना बुरा न हो, लेकिन फुल मून के दौरान इसके नतीजे विनाशकारी हो सकते थे। ये ऐसी चीज थी जिसे वह हर हाल में टालना चाहता था।
खुशकिस्मती से जब उसने अपनी माँ को फोन पर देखा था, तभी उसके दिमाग में उसे परफेक्ट प्लान सूझ गया था। उसने अपनी माँ से यह प्रॉमिस करवाया था कि वह उसे कभी छोड़कर नहीं जाएगी। गैरी को इस बात पर जरा भी शक नहीं था। अगर उसकी माँ चाहती, तो वह सालों पहले ही दोनों टीनेजर्स को छोड़ सकती थी। यही वजह थी कि यह एक अनब्रेकेबल बॉन्ड मार्क था। थैंक्स, गैरी मुस्कराया, इस सोच से खुश कि अब जब भी उसकी माँ डेंजर में होगी, वह उसकी रक्षा कर पाएगा। टॉम की तरह जो मार्क उभरा था, वह भी ग्रीन कलर का था। हालांकि उससे आने वाली सेंट अलग थी। लगता था कि अब उसे अपनी आंखों से ज्यादा अपनी नाक पर भरोसा करना सीखना पड़ेगा। अब बस मुझे एमी के साथ ऐसा प्रॉमिस सोचना है जिसे मैं निभा भी सकूं, और वो भी सबसे अच्छा होगा अगर वो मम वाले प्रॉमिस जितना फुल प्रूफ हो। अभी के लिए मेरे दिमाग में ऐसा कुछ नहीं आ रहा जिसे वह गारंटीड निभाए। कुछ देर बाद उसकी मां को कॉल आया और उसके काम पर जाने का समय हो गया। गैरी जानता था कि उसकी शिफ्ट्स काफी लंबी होती हैं, तो आज देर रात घर छोड़ने में उसे चुपके से निकलने की चिंता नहीं थी। हाई स्कूलर ने सूरज डूबने तक थोड़ा इंतजार किया, लेकिन तभी उसने गिल के मार्क में कुछ अजीब नोटिस किया। किसी वजह से वह और साफ होता जा रहा था, जिससे गैरी को यकीन हो गया कि वह उसी की दिशा में आ रहा है। यह क्या कर रहा है? स्कूल में तो सब कह रहे थे कि उसने गैंग ज्वाइन करने के लिए ड्रॉप आउट कर लिया। ग्रे कलर गैंग की टेरिटरी तो यहाँ के आसपास भी नहीं है। क्या इस एरिया में उसका कोई पर्सनल काम हो सकता है? जब पूरी तरह अंधेरा हो गया, गैरी बाहर निकल पड़ा। उसने अपनी भरोसेमंद हुड सिर पर डाल ली और काले कपड़े पहने। पहली नजर में वह बिल्कुल ब्लैक कलर गैंग के किसी मेंबर जैसा लग रहा था, गिल के मार्क को लेकर क्यूरियस रहते हुए, जो हल्का तो हो गया था, लेकिन अभी भी पास ही लग रहा था। गैरी ने उसका पीछा किया। हालांकि उसे ड्रॉप आउट को देखने से पहले ही मीलों दूर से टकराव की आवाज सुनाई देने लगी। पेड़ों के बीच से और सड़कों को पार करते हुए वह उस जगह पहुंचा जहां से आवाज आ रही थी। एक पुल के नीचे रेड कलर गैंग और ग्रे कलर गैंग के मेंबर्स ब्लैक कलर गैंग के खिलाफ लड़ रहे थे। शुरुआत में गैरी को लगा कि यह तीन तरफा लड़ाई है, लेकिन थोड़ी देर देखने के बाद साफ हो गया। दूसरी दोनों गैंग्स ने मिलकर ब्लैक कलर गैंग पर हमला किया था। यह क्या हो रहा है? क्या ग्रे एलिफेंट्स ने रेड कलर गैंग के पीछे वाली गैंग को टेक ओवर कर लिया? नहीं, क्या दोनों ने अलायंस बना लिया है? अगर ऐसा है, तो यह पूरे स्लफ के लिए खतरा बन सकता है। तभी गैरी को एहसास हुआ कि वह और भी ज्यादा लड़ाई की आवाजें सुन सकता है। यह सिर्फ दो गैंग्स के बीच की छोटी झड़प नहीं थी, यह एक पूरी वॉर थी। दूसरी दोनों कलर गैंग्स ब्लैक कलर गैंग की टेरिटरी में घुस चुकी थीं। क्रैप! आज ही क्यों होना था? अगर वे ब्लैक कलर गैंग पर इतना दबाव डाल रहे हैं, तो अंडरडॉग्स को इंटरवीन करना ही पड़ेगा। गैरी घबरा गया, चारों ओर देखने लगा कि अगर हालात बिगड़े तो क्या वह भाग पाएगा। लेकिन तभी एक और ख्याल उसके दिमाग में आया। रुको, यहाँ चैस है, पुलिस के कंट्रोल से बाहर। पहले भी ऐसे हालात में पुलिस गैंग्स को एक दूसरे को खत्म करने देती है और आखिर में आकर हारने वालों को अरेस्ट करती है। अगर ऐसा है, तो क्या मैं इसका फायदा नहीं उठा सकता? जब तक मैं रियल गैंग्स के मेंबर्स से बचूं और सिर्फ कलर गैंग्स को टारगेट करूं, यह मेरी लाइफ का बिग टाइम एक्सपी कमाने का मौका हो सकता है। जैसा कि उसने सोचा था, अब हालात बदलने वाले थे। कुछ दूरी पर पूरे कॉन्फिडेंस के साथ सड़कों पर चलते हुए कर्क दिखाई दिया। टीवी पर दिखने वाला उसका आइकॉनिक रेड सूट नहीं था। इस बार उसने ब्लैक सूट पहन रखा था और येलो स्पॉटेड टाई, जो अंडरडॉग्स के चीटा स्क्वाड का सिंबल थी। उसके पीछे 5 खूंखार से दिखने वाले आदमी थे। ब्लैक कलर गैंग के मेंबर्स ने बैकअप के लिए कॉल किया था और ये टीम उस पब के बाहर पहुंच चुकी थी जो अंडरडॉग्स की प्रॉपर्टी थी। क्या तुम्हारे सुपीरियर्स ने तुम्हें यह नहीं बताया कि एक लिमिट होती है? हम आमतौर पर कलर गैंग्स के मामलों में नहीं पड़ते, लेकिन इस बार तुम लोगों ने हद पार कर दी है। तुम्हें पता है न कि यह पब अंडरडॉग्स का है। किर्क ने मुस्कुराते हुए पूछा। उसके सामने जमीन पर कई घायल ब्लैक कलर गैंग के मेंबर्स पड़े थे। वहीं ग्रे और रेड कलर गैंग के मेंबर्स को नुकसान बहुत कम हुआ था। दोनों तरफ मिलाकर अब भी दर्जन भर से ज्यादा लोग थे, कुल मिलाकर लगभग 30। अचानक किर्क के सबसे पास खड़ा एक आदमी बेसबॉल बैट लेकर आगे बढ़ा और पूरी ताकत से उसे ऊपर से घुमाया। बिना एक पल गंवाए किर्क ने स्टैंस लिया और पंच मारा। बैट और उसकी मुट्ठी टकराते ही लकड़ी 2 टुकड़ों में टूट गई। क्या बकवास! ग्रे कलर गैंग मेंबर ने डिसबिलीफ में बैट को देखा।
ये रोबोट है क्या? अरे बेवकूफ, ये कर्क समरफील्ड है, वही ऑल्टर जिसने हाल ही में रुकी टूर्नामेंट जीता था। एक रेड कलर गैंग मेंबर चिल्लाया। कर्क पब्लिक में काफी जाना पहचाना नाम था, लेकिन बहुत कम लोग जानते थे कि वह अंडरडॉग्स का मेंबर भी है। गैंग्स भागने लगे। अफसोस, ज्यादा दूर नहीं जा पाए। कर्क ने अपनी टांगों के निचले हिस्से को ट्रांसफॉर्म किया और सबको पीछे छोड़ते हुए दौड़ पड़ा। अगर उसने पहले अपने महंगे जूते उतारकर एस्केप रूट ब्लॉक ना किया होता, तो वह और भी तेज होता। अब जब तुम लोग यहां तक आ ही गए हो, तो मेरे कुछ सवालों के जवाब दोगे। तुम्हें लगा जो तुमने किया, उसके बाद मैं तुम्हें इतनी आसानी से जाने दूंगा? पहला, तुम किसके लिए काम कर रहे हो? दूसरा, तुम्हारे बॉसेस को यह भरोसा क्यों था कि वे हमारी टेरिटरी में घुसकर टेक ओवर कर सकते हैं? और आखिर में, कर्क ने नजरें घुमाई। क्या तुम लोगों ने इस हाइट का कोई किड देखा है? लगभग 16 साल का, ग्रीन हेयर के साथ? एमी डेम और स्टेसी टर्नहेल किंडरगार्टन से ही अलग नहीं हुई थी। ऐसा लगता था जैसे वे हमेशा से एक दूसरे को जानती हों। किस्मत भी दोनों पर मेहरबान रही थी। वे हर बार एक ही स्कूल में पढ़ पाई थी। गैरी के उल्ट उसकी सिस्टर हमेशा अच्छे ग्रेड्स लाती थी। उसने 11 प्लस भी क्लियर किया था। यह एक टेस्ट होता था जो 11 साल की उम्र में लिया जाता था, जिससे तय किया जाता था कि स्टूडेंट ग्रामर स्कूल में दाखिला ले सकता है या नहीं। ग्रामर स्कूल्स स्टेट फंडेड होते थे और सिर्फ बेस्ट ऑफ द बेस्ट के लिए होते थे, जिन्हें स्टेट सबसे ज्यादा पोटेंशियल वाला मानती थी। डेम फैमिली के लिए यह किसी ब्लेसिंग से कम नहीं था। इसका मतलब था कि पढ़ाई से जुड़ा सब कुछ पेड होगा। एमी की मां बेहद खुश थी जब उन्हें पता चला कि अब उन्हें स्कूल सप्लाईज, लंच या किसी क्लब के लिए जरूरी चीजों की चिंता नहीं करनी पड़ेगी। गैरी तो अपने टेस्ट के पास भी नहीं पहुंच पाया था, लेकिन एमी और स्टेसी दोनों ने काफी अच्छा रैंक हासिल किया था, इतना कि वे अपनी पसंद का स्कूल चुन सकें। सबसे प्रेस्टिजियस तो नहीं, लेकिन एमी ने स्लफ की इकलौती ऑल गर्ल्स ग्रामर स्कूल चुनी, ताकि उसकी फैमिली को उसकी सेफ्टी को लेकर फिक्र न करनी पड़े। अब जब वो हाई स्कूल में थी, तो उसके पुराने स्कूल से सिर्फ वही और स्टेसी थी जिन्होंने टेस्ट पास किया था। यही वजह थी कि दोनों नेचुरली और ज्यादा क्लोज हो गई थी। जब एमी स्टेसी के घर पहुंची, तो स्टेसी ने बताया कि आज वे कुछ बहुत स्पेशल करने वाली हैं। स्टेसी द्वारा तैयार की गई ब्लैक ड्रेसेस पहनने के बाद दोनों घर से बाहर निकल गई। मुझे इसमें कंफर्टेबल नहीं लग रहा। क्या सच में मैं इसमें स्लिमर लग रही हूं? एमी ने चलते हुए कंप्लेन किया। ड्रेस उसकी स्किन से काफी टाइट लग रही थी, कुछ ऐसा जिसकी उसे बिल्कुल आदत नहीं थी। ओरिजिनली स्टेसी ने हाई हील्स भी निकाली थी, लेकिन एमी के लिए यह उसकी लिमिट थी। उसने उन्हें पहनने की कोशिश की थी और लगा जैसे उसकी टोस को लगातार कुचला जा रहा हो। उसे समझ नहीं आता था कि बाकी लड़कियां खुद को इस टॉर्चर से क्यों गुजारती हैं। कम ऑन, सिर्फ आज के लिए। स्टेसी ने उसे एनकरेज किया। उसने रेड लिपस्टिक और मिरर निकाला और बड़ी एक्सपर्ट तरीके से अपने होंठों पर मोटी लेयर लगा ली, जिससे वे पहले से ज्यादा भरे हुए लगने लगे। स्टेसी एक अननेचुरल ब्लॉन्ड हेयर वाली लड़की थी। पहले वह काफी शाय हुआ करती थी, लेकिन हाई स्कूल में आते ही वह काफी आउटगोइंग हो गई थी। एमी नहीं जानती थी कि इस अचानक बदलाव की वजह क्या थी। उसका बेस्ट गेस यही था कि स्टेसी नए स्कूल में एक बिल्कुल नई इमेज बनाना चाहती थी। कम से कम जब वे दोनों अकेले होती थीं, स्टेसी वैसी ही रहती थी जैसी हमेशा से थी। इसलिए एमी ने इस चेंज को लेकर कभी बात नहीं की। आखिर लोग बड़े होने के साथ बदलते ही हैं। उसका भाई और उसके ग्रीन हेयर इस बात का परफेक्ट एग्जाम्पल थे। लेकिन हाल के दिनों में स्टेसी को फैशन, आर्ट, मेकअप और लिपस्टिक में काफी ज्यादा इंटरेस्ट हो गया था, और यह साफ दिखाई देता था। उसने मेकअप इतने अच्छे से लगाया था जैसे उसने घंटों वीडियो ट्यूटोरियल्स देखी हो। यह डरावना था कि एमी कुछ ही पलों में अपनी बेस्ट फ्रेंड को कई साल बड़ा होता देख रही थी। दोनों सिर्फ 15 साल की थी। एमी अपने भाई से बस 1 साल छोटी थी। आमतौर पर पेरेंट्स इतनी छोटी उम्र में लड़कियों को बाहर नहीं जाने देते थे, लेकिन किसी वजह से स्टेसी के पेरेंट्स को कोई फर्क नहीं पड़ता था जब तक उसके ग्रेड्स पर असर न पड़े। एमी की मां तो काम में इतनी बिजी रहती थी कि उन्हें स्टेसी को देखे हुए भी काफी समय हो गया था। शायद वह अब भी उसे वही शाय लिटिल माउस समझती थी। हियर, लेट मी हेल्प यू अ बिट। स्टेसी आगे आई। हैरान करने वाली स्किल के साथ उसने एमी पर भी थोड़ा मेकअप और लिपस्टिक लगा दी। एमी पहले मना करना चाहती थी, लेकिन अपनी खुश फ्रेंड को देखकर वह ना नहीं कह पाई।
वह दोनों के बीच का मूड खराब नहीं करना चाहती थी। डन, यू लुक अमेजिंग, स्टफ ज्यादा पहनना चाहिए, बस बोल देना। लास्ट टेस्ट में एस करने के बाद मैंने मम से नए प्रोडक्ट्स दिलवा लिए थे। पुराने वाले हैप्पीली शेयर कर लूंगी। ये सच में तुम्हारी लुक्स को बाहर लाता है। स्टेसी ने मिरर आगे किया। एमी खुद को पहचान ही नहीं पाई। मिरर में दिखने वाली लड़की एक यंग, बेहद प्रिटी यूनिवर्सिटी स्टूडेंट जैसी लग रही थी। ये कुछ ऐसा था जिसकी उसे आदत डाली जा सकती थी। हालांकि वह चाहती थी कि ऐसा बदलाव कुछ सालों बाद नेचुरली आए। दोनों ने टैक्सी ली, जिसके लिए एमी काफी थैंकफुल थी। इतनी देर रात ऐसे कपड़ों में स्ट्रीट्स पर चलना ट्रबल को न्योता देने जैसा था। वैसे हमें ड्रेसअप करने की जरूरत क्यों थी? मुझे लगा हम सिर्फ कैरोकी करने जा रहे हैं, एमी ने पूछा। हाँ, लेकिन आज हम किसी से मिलने वाले हैं। शूट, क्या मैंने तुम्हें बताया नहीं? ओह नो, आई एम सो सॉरी। मैं इतनी एक्साइटेड थी कि मुझे लगा बता चुकी हूँ। मेरे बॉयफ्रेंड भी आने वाले हैं और उन्होंने अपने कुछ फ्रेंड्स को भी बुलाया है। हु नोज, शायद उनमें से किसी के भी ग्रीन हेयर हो तुम्हारे भाई की तरह। स्टेसी ने टीज किया। अब एमी को अच्छा नहीं लग रहा था, और वजह सिर्फ स्टेसी का मजाक नहीं था। उसे लगा था कि वे सिर्फ दोनों होंगी, जैसा हमेशा होता आया था। स्टेसी ने हाल ही में अपने बॉयफ्रेंड का जिक्र किया था, लेकिन एमी को लगा था कि वह बस क्लास की लड़कियों के सामने खुद को बेहतर दिखाने के लिए बना रही है। इस उम्र में लड़कों से मिलने का एकमात्र तरीका स्कूल होता है, लेकिन ऑल गर्ल्स स्कूल में यह इम्पॉसिबल था। उनके ज्यादातर मेल टीचर्स उम्र में काफी बड़े थे, और सबसे यंग भी उनकी उम्र से कम डबल थे। एमी ने स्टेसी को कभी किसी लड़के के साथ हैंग आउट करते नहीं देखा था, तो फिर वह उससे मिली कहाँ? मतलब, कम से कम पब्लिक प्लेस है तो शायद सब ठीक रहेगा। एमी ने हल्के से कहा, अब भी थोड़ी वरीड थी। आखिरकार टैक्सी स्लो की मेन हाई स्ट्रीट पर रुकी। रात में लाइट्स की वजह से वह जगह अलग ही लग रही थी। ये एरिया काफी सेफ माना जाता था। लोगों का मानना था कि यह मेयर की वजह से है, जिसने प्रॉमिस किया था कि टाउन सेंटर वह जगह होगी जहां वह सबकी सेफ्टी गारंटी करेगा। यही वजह थी कि एमी को यहां ठीक लगा, कम से कम तब तक जब तक वह टैक्सी से उतरी नहीं। स्टेसी तुरंत आगे बढ़ी और एक ऐसे इंसान को गले लगा गया जो उससे एक पूरे सिर जितना लंबा था। वह बॉय ग्रे बीनी पहने हुए था, जिससे उसके बाल थोड़े बाहर निकल रहे थे। उसके दोनों कान पियर्स थे और बॉटम लिप भी। वह अकेला नहीं था, उसके साथ दो और लोग थे, जिनमें से एक स्मोकिंग कर रहा था। यह नजारा देखते ही एमी के दिमाग में अलार्म बेल्स बजने लगे। लेकिन सबसे बड़ी वजह यह थी कि स्टेसी का बॉयफ्रेंड उनसे साफ तौर पर बड़ा लग रहा था। तीनों या तो हाई स्कूल के आखिरी साल में थे, या रिपीटर्स, या सबसे ज्यादा मुमकिन यूनिवर्सिटी स्टूडेंट्स। मैं इस पल का सू इंतजार कर रही थी। फाइनली मिलने का मौका मिला, स्टेसी ने खुशी से कहा। यह सुनते ही एमी का मन हुआ कि वह अपने माथे पर जोर से थप्पड़ मारे। वे दोनों पहले कभी मिले ही नहीं थे। स्टेसी, प्लीज मत कहना कि तुम उससे बाइंडर या किसी और ऐप पर मिली हो। ओह, किसे धोखा दे रही हूं? इतने एज डिफरेंस में और कहाँ मिल सकते हैं? यकीनन उसने अपनी असली उम्र झूठी बताई होगी, और इसी वजह से वह इतना मेकअप पहनने पर अड़ी थी। एमी को लगा उसने पूरी सिचुएशन समझ ली है। अगले ही पल उसने देखा, वे दोनों हाथ पकड़े हुए थे। स्टेसी मुड़ी और बोली, कम ऑन एमी, तुम ग्रेट सिंगर हो। जब हम दोनों अकेले होते हैं तो तुम हमेशा माइक हॉग करती हो। चलो इन्हें दिखाते हैं हम क्या कर सकते हैं। स्टेसी ने उसे इनवाइट किया। एमी के शरीर की हर हड्डी उसे अंदर न जाने की सलाह दे रही थी, लेकिन वह स्टेसी को उन स्ट्रेंजर्स के साथ अकेला नहीं छोड़ सकती थी। अगर वह अचानक स्टोमक एच का बहाना बनाकर चली जाती, तो कौन जानता है उसकी बेस्ट फ्रेंड के साथ क्या हो सकता है। तीन यंग एडल्ट्स और एक नाइव सी लड़की। अगर उन्होंने उसके साथ कुछ किया तो? नहीं, मैं उसे अकेला नहीं छोड़ सकती। उसे भी पता होगा कि अकेले ये डेंजरस होता। मैं बस कोशिश करूंगी कि उसे जल्दी घर जाने के लिए मना लूं। हो सकता है ये सब मेरे दिमाग की ही उपज हो। मे बी वे डिसेंट गाइज हो, और अगर नहीं तो मैं बस स्टमक एच का बहाना बना लूंगी। फर्स्ट मीटिंग है, वह ज्यादा माइंड नहीं करेगी। एमी ने पुलिस के बारे में सोचा, लेकिन स्लफ में उनके पास पहले से ही बहुत काम था। इमरजेंसी होने पर भी वे कितनी जल्दी पहुंचते कह नहीं सकते थे। सावधानी के तौर पर उसने एक टेक्स्ट टाइप किया अपनी करंट लोकेशन के साथ। अभी सेंड नहीं किया, लेकिन बस एक क्लिक में वह मैसेज उस इंसान तक पहुंच सकता था जिस पर उसे सबसे ज्यादा भरोसा था।
गैरी को इस वक्त बस यही चाहिए थी। बिली उससे कहीं ज्यादा ताकतवर था, और अगर गैरी लोगों को खाने के लिए तैयार नहीं था जैसा कि बिली करता था, तो उसके बराबर पहुंचने का लगभग कोई रास्ता नहीं था। इतना ही नहीं, उसके दिमाग में कई बार यह ख्याल भी आ चुका था कि वह गिल के साथ आखिर क्या करेगा। लेकिन सिस्टम एक अजीब चीज थी। जैसे ही गैंग वॉर शुरू हुई, सिस्टम ने फिर से जवाब दिया। न्यू क्वेस्ट रिसीव्ड। When two fight, the third one takes the prize. As an outsider, you have been chucked into the midst of a color gang war. Are you following trouble, or is trouble following you? Either way, show them the strength of an Omega wolf that follows no one. Quest reward: 50 XP per defeated person. सिस्टम अब भी उसे अपने हाथ गंदे करने के लिए कह रहा था, लेकिन बहुत ज्यादा गंदे नहीं। ब्रिज के नीचे जारी लड़ाई और सामने फ्लोटिंग सिस्टम स्क्रीन को देखते हुए गैरी खुद को रोक नहीं पाया। गिल, तुम्हें थोड़ा और इंतजार करना पड़ेगा। कैरोकी क्लब में घुसते ही लड़कों ने एक रूम रेंट कर लिया, और सरप्राइजिंगली उसका पेमेंट भी खुद ही कर दिया। शुरुआत में सब ठीक ठाक लग रहा था, बस एक बात छोड़कर। एमी खुद को काउच पर बैठी हुई पा रही थी, दो ऐसे लड़कों के बीच जिन्हें उसने पहले कभी नहीं देखा था। उधर स्टेसी अपने बॉयफ्रेंड से चिपकी हुई थी, जिसने अपना नाम हॉक बताया था। एमी को पूरा यकीन था कि वह उसका असली नाम नहीं हो सकता। कोई भी पेरेंट अपने बच्चे का नाम हॉक नहीं रखेगा। एमी अपने जूस की छोटी छोटी सिप्स ले रही थी, जबकि उसके दोनों ओर बैठे लड़के धीरे धीरे उसकी तरफ झुक रहे थे। दाईं तरफ वाला लड़का नीचे से थोड़ा ज्यादा भारी था, जिससे वह एक पैर जैसा दिखता था। उसका नाम पियर निकला। बाईं तरफ वाला उसका पूरा उल्टा था, मानो सिर्फ हड्डियां ही हों। उसने कहा कि उसे बेन कहकर बुलाया जाए। उनकी शक्ल सूरत के हिसाब से एमी को उनके नाम याद रखने में कोई दिक्कत नहीं हुई। रूम काफी बड़ा था, पीछे एक लंबा बेंच और सामने दो माइक्रोफोन्स थे। इस वक्त स्टेसी और हॉक एक डुएट गा रहे थे, और बाकी दोनों लड़के धीरे धीरे एमी के पास खिसकते जा रहे थे। सो एमी, लगता है तुम्हारा बॉयफ्रेंड नहीं है, क्योंकि आज तुम अकेली आई हो? बेन ने सावधानी से पूछा। अनफॉर्चुनेटली मुझे अभी तक सही वाला नहीं मिला। ऐसा होना चाहिए जिसे मेरा भाई अप्रूव करे। एमी ने सच सच जवाब दिया। गैरी की तरह उसे भी झूठ बोलना आसान नहीं लगता था। उसे उम्मीद थी कि अपने भाई का जिक्र करने से शायद वे थोड़ा पीछे हट जाएं। एक भाई, पियर ने बुदबुदाया। वह क्या करता? मतलब, क्या वह अभी भी स्कूल में है? कहीं वह कोई ऐसा तो नहीं जिसे हम जानते हों? पियर कुछ और पूछना चाहता था, लेकिन उसने तुरंत खुद को करेक्ट कर लिया। एमी को समझ नहीं आया क्यों। उसने लगभग रिफ्लेक्स में जवाब दे दिया, वेस्ट ब्रिज। अगले ही पल उसे पछतावा हुआ। अब सोचने पर लगा, अगर वह किसी यूनिवर्सिटी का नाम ले लेती तो ज्यादा अच्छा होता। कम से कम गैरी बड़ा लगता। लेकिन उसके जवाब से दोनों लड़के काफी रिलैक्स्ड हो गए। वे सवाल पूछते रहे, लेकिन थैंकफुली उसी वक्त स्टेसी और हॉक का ड्यूएट खत्म हो गया। फाइनली मेरी बारी। एमी तुरंत उठ खड़ी हुई। उसने लगभग स्टेसी के हाथ से माइक्रोफोन छीन ही लिया। उसने एक लंबा सॉन्ग चुना और बिना देर किए गाना शुरू कर दिया। यही उसका एकमात्र बचाव था उन दोनों से। लग रहा था जैसे सदियां बीत गई हों, लेकिन क्लॉक देखी तो सिर्फ आधा घंटा हुआ था। मैं स्टेसी से बात भी नहीं कर पाई। उसने बाथरूम जाने वाली बात क्यों नहीं समझी? एमी कोई बेहतर बहाना ढूंढने की कोशिश कर रही थी, लेकिन सॉन्ग खत्म होने तक उसे कुछ नहीं सूझा, तो उसने अगला सॉन्ग भी गाना शुरू कर दिया। गाते वक्त वह पूरी तरह खो जाती थी। ये सच में कुछ ऐसा था जो उसे बेहद पसंद था। हाई नोट लेते हुए उसने आंखें बंद की, और तभी बैकग्राउंड म्यूजिक बंद हो गया। लिरिक्स दिखाने वाली बड़ी स्क्रीन भी ऑफ हो चुकी थी। हे एवरीवन, लगता है इतनी सिंगिंग काफी है। अब कुछ ज्यादा फन करते हैं, हॉक ने कहा। साफ था, प्लग उसी ने खींचा था। उसने तुरंत कार्ड्स का एक डेक निकाला और टेबल पर रख दिया। एमी ने अपनी दोस्त की तरफ देखा। उसका अनॉयड चेहरा छुपाया नहीं जा सकता था। कम से कम उसे सॉन्ग खत्म करने तो देता। स्टेसी बस होंठों से सॉरी बना पाई। उसकी आंखें विनती कर रही थीं कि बात को बढ़ाया न जाए। टेबल पर बैठते ही हॉक ने कार्ड्स बांटने शुरू कर दिए। बेन ने एक और सिगरेट जला ली। यह बात एमी को और इरिटेट कर गई। स्मोकिंग अलाउड थी, लेकिन कम से कम पूछ तो सकता था। थोड़ी देर बाद एक वेटर रूम में आया और टेबल पर और ड्रिंक्स रख गया। बेन ने ये ड्रिंक्स पहले बाहर जाकर ऑर्डर की थी। फोम देखकर लड़कियों को तुरंत समझ आ गया, ये अल्कोहल था। ये लोग अल्कोहल ऑर्डर कर सकते हैं। तो ये कितने बड़े हैं? कम से कम 18 से ऊपर। ये मेरी सोच से भी ज्यादा बुरा है।
कम ऑन स्टेसी, तुम्हें भी दिखना चाहिए कि ये बुरी तरह खत्म होगा। एमी अंदर ही अंदर चीख उठी, लेकिन उसकी बेस्ट फ्रेंड हॉक के साथ फ्लर्ट करने में बिजी थी। लड़कों ने बिना हिचक पीना शुरू कर दिया। हॉक के मनाने पर स्टेसी ने भी ज्वाइन कर लिया। एमी के सामने भी एक बोतल रखी थी। वह कभी कभार उसे उठाती और बस प्रिटेंड करती। स्मेल ही इतनी तेज थी कि उसे चखने का मन नहीं हुआ, और स्ट्रेंजर्स के साथ वह बिल्कुल रिस्क नहीं लेने वाली थी। कुछ देर कार्ड्स खेलने के बाद एमी थोड़ी रिलैक्स्ड होने लगी। लड़कों ने अपने बारे में बातें की और कुछ जोक्स भी सुनाए, जिससे वह हंस भी पड़ी। शायद मैं ज्यादा कॉशियस थी, सिर्फ अपीयरेंस के आधार पर जज कर रही थी। इस एरिया में ज्यादा रहने का असर है। लेकिन एमी जल्द ही समझ गई कि उसकी पहली इंस्टिंक्ट सही थी। राउंड खत्म होते ही जब कार्ड्स शफल करने की बारी उसकी आई, हॉक ने उसे रोक दिया। उसने एक छोटा सा बैग निकाला जिसमें व्हाइट पाउडर था। कार्ड्स से उसने उसे फैलाकर 5 लाइंस बना दी। ये एमी की आवाज अटक गई। यस, हॉक ने गर्व से कहा। मेरा भाई ग्रे एलिफेंट्स में हाई रैंकिंग मेंबर है। तुम जैसी लड़कियां शायद उनका नाम न जानती हो, लेकिन वे स्लोफ की उन गैंग्स में से है जिनकी चलती है। उसकी वजह से ये सब हासिल करना इजी है। कम ऑन, ट्राई करो। ये कितना अच्छा लगता है, शब्दों में बताना मुश्किल है। कुछ ही सेकंड में सभी लड़कों ने अपनी अपनी लाइन स्नॉट कर ली। फिर कुछ देर सिर हिलाते रहे। अल्कोहल तक तो स्टेसी ने साथ दिया था, लेकिन हार्ड ड्रग्स उसकी भी लिमिट से बाहर थे। एमी देख सकती थी, ये उसकी उम्मीद से कहीं ज्यादा आगे निकल चुका था। थैंक यू, लेकिन मुझे नहीं करना चाहिए। मैं कुछ समय से ठीक फील नहीं कर रही। शायद अल्कोहल की वजह से। मुझे लेटना चाहिए। स्टेसी, मैं आज तुम्हारे यहां ही रुक रही हूं ना? चलो, हमें जाना चाहिए। एमी ने जोर देकर कहा। हाँ, तुम सही कह रही हो। स्टेसी ने तुरंत अग्री किया, लेकिन जैसे ही वह उठी, हॉक ने उसकी रिस्ट पकड़ ली। हे, ऐसे नहीं जा सकती। अभी तो बहुत टाइम बाकी है। हमने रूम पे किया, ड्रिंक्स पे की, और अभी तक कुछ हुआ भी नहीं। क्या तुम्हें नहीं लगता कि हमें बदले में कुछ मिलना चाहिए? हॉक ने शरारती मुस्कान के साथ कहा। यह देखते ही एमी खड़ी हो गई। वह स्टेसी को पकड़कर भागने वाली थी, लेकिन पियर ने उसका हाथ पकड़ लिया। उसकी पकड़ हैरान करने वाली तरह से टाइट थी। क्या कर रहे हो? दर्द हो रहा है, छोड़ो! एमी चिल्लाई। अगर नहीं छोड़ा तो मैं चिल्लाऊंगी। तभी बेन ने कैरोकी मशीन वापस प्लग कर दी और फुल वॉल्यूम पर चला दी। अब अगर वे चिल्लाएं भी तो कोई नहीं सुनेगा या बस म्यूजिक समझेगा। हम सच में ट्रबल में हैं। अपने फ्री हाथ से एमी ने पॉकेट में हाथ डाला और सेंड बटन दबा दिया। उसे नहीं पता था वह मदद कर पाएगा या नहीं, लेकिन उन्हें इस सिचुएशन से निकालने के लिए किसी एक इंसान की जरूरत थी। गैरी जानता था कि सबसे समझदारी भरा फैसला यही होगा कि वो बस देखते रहे। दोनों साइड्स एक दूसरे को और कमजोर कर ले, और फिर वो बीच में घुसकर हारने वाली साइड को खत्म कर दे। इस तरह उसकी एनर्जी भी ज्यादा खर्च नहीं होती और एक्सपी भी मिल जाता। लेकिन इस बार उसने थोड़ा रिस्क लेने का फैसला किया। बिली उससे कहीं ज्यादा ताकतवर था, और अगर गैरी लोगों को खाने वाला रास्ता अपनाने को तैयार नहीं था, तो उसे कैचअप करना लगभग नामुमकिन था। हालात ऐसे हो चुके थे कि उसके दिमाग में गिल के साथ क्या किया जाए, ये ख्याल तक कई बार घूम चुका था। सिस्टम वाकई अजीब चीज थी। जैसे ही गैंग वॉर शुरू हुई, सिस्टम ने फिर से जवाब दे दिया। न्यू क्वेस्ट रिसीव्ड। When two fight, the third one takes the prize. As an outsider, you have been chucked into the midst of a color gang war. Are you following trouble or is trouble following you? Either way, show them the strength of an Omega Wolf that follows no one. क्वेस्ट रिवॉर्ड। हर डिफीटेड व्यक्ति पर 50 एक्सपी सिस्टम उसे फिर से गंदे हाथ करने को कह रहा था, लेकिन पूरी तरह नहीं। ब्रिज के नीचे लड़ाई जारी थी। सामने हो रही भिड़ंत और सिस्टम स्क्रीन देखकर गैरी खुद को रोक नहीं पाया। गिल, तुम्हें थोड़ा और इंतजार करना पड़ेगा। अगर वो बहुत देर तक इंतजार करता तो गैंग वॉर इतनी एस्केलेट हो सकती थी कि उसमें कूदना ही खतरनाक हो जाता। इस वक्त गैरी पूरी तरह काले कपड़ों में था, इसलिए वो सिर्फ ब्लैक कलर गैंग का हिस्सा बनकर ही किसी तरह शामिल हो सकता था। दो गैंग्स एक के खिलाफ है, मतलब मुझे तब तक कूदना होगा जब तक ब्लैक कलर गैंग के कुछ लोग खड़े हैं। गैरी ने सोचा। वो ब्रिज के ऊपर से दौड़ा और कुछ पलों के लिए रुका। नीचे देखा तो अंडरपास में लड़ाई चल रही थी। ब्लैक कलर गैंग के लोग धीरे धीरे पीछे धकेले जा रहे थे और टनल से बाहर निकलने की कोशिश कर रहे थे। उसे सिर्फ 3 लोग अभी भी खड़े दिखे। तीनों झुके हुए थे। साफ दिख रहा था कि बुरी तरह घायल है।
लेकिन फिर भी लड़ रहे थे। इस हालत में वो बस आखिरी दम पर चल रहे थे। भागना ऑप्शन ही नहीं था। पीठ घुमाते ही बाकी गैंग्स उन्हें वहीं खत्म कर देते। डैम, मैं तो उम्मीद कर रहा था कि ये लोग थोड़ी बेहतर हालत में होंगे ताकि लास्ट हिट्स लेने में मेरी मदद कर सकें। स्किल्स तो मेरी बेहतर हुई हैं, लेकिन मून के बूस्ट के बिना मैं अकेले सबको संभाल पाऊंगा या नहीं, पता नहीं। झिझक के उस पल में उसे बिली के साथ हुई लड़ाई याद आ गई। जितना उसे याद था उतना ह्यूमन से लड़ना उसके मुकाबले कहीं आसान लग रहा था। तभी उसने देखा कि अंडरपास से कई लोग दौड़ते हुए बाहर आ रहे हैं। एक, दो, तीन, चांच, ये तो रुक ही नहीं रहे। और भी हो सकते हैं, गैरी ने गिनती की। लेकिन अब रुकने का सवाल ही नहीं था। ब्लैक कलर गैंग के बचे खुचे लोग भिड़ चुके थे और यही उसका मौका था। ब्रिज से दो और लोग बाहर निकले और बिना किसी डर के गैरी ऊपर से कूद पड़ा। वो सीधे उन्हीं पर गिरा। उसने अपने पैर फैलाए और पूरी ताकत से उनके सिरों के पीछे मारा। दोनों गिर पड़े और उनके सिर कंक्रीट जमीन से टकराए। योर अपोनेंट्स, दो लोग नॉकड आउट, एक 100 एक्सपी गेंड। एक्सपी 205, 628। ऐसा वार किसी को भी बेहोश कर सकता था, लेकिन फिर भी गैरी को हल्का डर हुआ कि कहीं उसने उन्हें ज्यादा तो नहीं चोट पहुंचा दी। जैसे ही वो उनकी हालत देखने का सोच रहा था, पीछे से किसी ने बाइक चेन घुमाकर उसके चेहरे पर मार दी। किस्मत अच्छी थी, बस होंठ के पास गाल कट गया। -4 एचपी, यहां एक और ब्लैक कलर वाला फक्कर है। लाल कपड़ों में एक लड़का चिल्लाया। इस बैस्टर्ड ने स्टैन और केनी को गिरा दिया। पकड़ो इसे। पीछे देखते ही गैरी को 7 और लोग दिखे, लेकिन उससे भी ज्यादा उसकी नाक ने कुछ और पकड़ लिया। सड़क के किनारे कई कलर गैंग मेंबर्स पड़े थे, कुछ खून में सने हुए और कुछ की हालत तो काफी गंभीर लग रही थी। अगर ये सच में गैंग वॉर थी तो आज एम्बुलेंसेस आसानी से नहीं आने वाली थी। पुलिस को शायद पहले ही खबर मिल चुकी थी और वो एम्बुलेंसेस को तब तक आने नहीं देते जब तक हालात शांत न हो जाएं। आज रात बहुत से लोग मर सकते थे। मुझे उन दो पर थोड़ा अफसोस हुआ, लेकिन तुम सब एक जैसे ही हो, गैरी ने सोचा, जैसे ही लाल गैंग मेंबर ने फिर से चेन घुमाई। स्किल एक्टिवेटेड। चार्जिंग हार्ट सभी स्टैट्स कुछ समय के लिए डबल -10 एनर्जी। सही सही वक्त पर गैरी ने नंगे हाथों से चेन पकड़ ली और अगले ही पल उसे जोर से खींचा। सामने वाला अभी शॉक से उबरा भी नहीं था कि गैरी की कोहनी उसके चेहरे से टकरा गई। उसका सिर पीछे झटका और चेन छूट गई। गैरी जानता था कि यह खत्म नहीं हुआ है। सिस्टम ने अभी नोटिफाई नहीं किया था। उसने पैर उठाया, घूमते हुए पूरी ताकत से लाल गैंग मेंबर की गर्दन पर मारा। वो सीधे जमीन पर गिर पड़ा। योर ओपोनेंट नॉकड आउट 50 एक्सप गेंड। एक्सपी 255, 628। हे, वो बंदा कौन है? ब्लैक कलर गैंग का एक सदस्य बोला। पता नहीं, दूसरे ने जवाब दिया। ग्रे कलर गैंग के वार से बचते हुए बस हुड की पीठ दिख रही है, लेकिन अगर वो हमारे साथ है तो शायद हम निकल पाए। उस एक मेंबर को गिराने के बाद और बाकी लोगों को पीछे हटते देखकर गैरी ने कुछ नोटिस किया। वो गैंग्स के बीच काफी रहा था। जिसे उसने गिराया था वो शायद अथॉरिटी वाला था, अपने ग्रुप के बेहतर फाइटर्स में से एक। और गैरी ने उसे बेहद आसानी से गिरा दिया था। उसकी एंट्री भी इंटिमिडेटिंग थी। डर साफ दिख रहा था। ये समझते ही गैरी ने अपना प्लान बदल दिया। सॉरी, गैरी बोला। पहले की बात सुन चुका था। मैं किसी का नहीं हूं, मैं सबको गिराऊंगा। उसे बाद में एक और चार्जिंग हार्ट यूज करना पड़ा, लेकिन पावर बूस्ट के साथ उसने सबको हरा दिया। इनु की ट्रेनिंग साफ असर दिखा रही थी। कौन ट्रेंड है और कौन नहीं, पहचानना आसान था। और शुक्र था कि सब पहले ही लड़ाई से थके हुए थे। यह भी साफ हो गया कि ज्यादातर लोग सिर्फ मेकशिफ्ट वेपन्स पर निर्भर थे। असली स्किल्स नाम की कोई चीज नहीं थी। पहले 3 के बाद उसने बाकी 10 को भी नॉकआउट कर दिया। अतिरिक्त 500 एक्सपी मिला, लेवल अप के लिए काफी। आखिरकार एक और स्टैट पॉइंट। लेकिन फिर भी कोई नया स्किल नहीं। क्या कोई स्पेशल कंडीशन पूरी करनी होगी, या सिस्टम सच में कंजूस है? मुझे पता है हार्ड एंड विल स्किल तो उसके पास पड़ी है। कोई बात नहीं, आज ग्राइंडिंग जारी रहेगी। रोज ऐसा मौका नहीं मिलता कि बिना कॉन्सिक्वेंसेस के गैंग मेंबर्स को पीट सकूं। गैरी ने अपना स्टेटस देखा। नेम गैरी डेम लेवल। एक्सप 127, 765। हेल्थ अडस्ट। एनर्जी 92। उस आखिरी फाइट में ज्यादा हिट्स लग गए। लड़ाई के बाहर मेरी एनर्जी वुंड्स हील करने में जाएगी। डैम, कुछ खाने पीने का सामान ले लेना चाहिए था। पैसे भी नहीं है। लगता है रास्ते में ही कुछ खोजना पड़ेगा। उसकी एनहेंस्ड हियरिंग ने उसे दूसरी जगहों पर चल रही लड़ाइयों की आवाजें सुनाई दी।
आवाजें काफी फेंट थी। वहां पहुंचने के लिए दौड़ना पड़ता, वरना सब खत्म हो चुका होता। लेकिन डिसीजन लेने से पहले ही उसका फोन वाइब्रेट हुआ। इंस्टिंक्टिवली उसने सीक्रेट फोन निकाला। इस वक्त तो खाई या इन्नू का मैसेज होना चाहिए था, लेकिन स्क्रीन पर सिर्फ टाइम दिख रहा था। कोई मैसेज नहीं, कोई मिस्ड कॉल नहीं। कुछ पल बाद उसने वो फोन वापस पॉकेट में रखा और रेगुलर फोन निकाला। जैसा उसने सोचा था, मैसेज था, लेकिन सेंडर देखकर उसका दिल एक पल को रुक गया। मैसेज उसकी सिस्टर का था। मी और स्टेसी मेन हाई स्ट्रीट पर कोबो की क्लब में हैं। मुझे उसके इंटरनेट बॉयफ्रेंड से मिलने के लिए खींचकर लाया गया और वो दो फ्रेंड्स भी लाया है। अगर तुम्हें ये मैसेज मिले तो हम ट्रबल में हैं। प्लीज हेल्प लेकर आओ। 200 बीपीएम। पियर ने अभी भी एमी का हाथ नहीं छोड़ा था, इसलिए हाई स्कूल गर्ल ने पूरी ताकत से चीख मारी। लेकिन करोकी का तेज म्यूजिक इतना ओवरपावरिंग था कि उसकी दर्द भरी चीख पूरी तरह दब गई। सच कहें तो म्यूजिक न भी होता, तब भी एमी को यकीन नहीं था कि कोई मदद के लिए आता, सिर्फ इसलिए नहीं कि कमरा साउंड प्रूफ लग रहा था। ये पब्लिक कैरोके प्लेस है ना, यहाँ कैमरा तो होना चाहिए। एमी बेतहाशा इधर उधर देखने लगी और तभी उसकी नजर कमरे के कोने में लगे कैमरा पर पड़ी, जो किसी पॉइंट पर घुमाकर दीवार की तरफ कर दिया गया था। ये लोग ड्रग्स निकालते ही समझ जाना चाहिए था। जरूर इनकी यहाँ किसी से सेटिंग है। सब कुछ शुरू से प्लान किया हुआ था। ओह स्टेसी, तुम हमें किस मुसीबत में ले आई। एमी जितना सोचती गई उतना ही साफ होता गया कि यहां से निकलने का कोई आसान रास्ता नहीं है। दो नॉर्मल हाई स्कूल गर्ल्स, तीन बड़े और उम्र में ज्यादा लड़कों पर भारी नहीं पड़ सकती। अभी भी जब उसने हाथ छुड़ाने की कोशिश की, पियर ने अपनी पकड़ और कस दी, इतनी कि हिलना भी मुश्किल हो गया। हे! हॉक ने कमरे के दूसरी तरफ से चिल्लाते हुए एक फोन उठाया। वो उसका फोन नहीं था, उस पर पिंक कवर था। एमी ने पहचान लिया, वो स्टेसी का फोन था। स्टेसी का मेकअप पूरी तरह बिगड़ चुका था। आंसू और नाक से बहता पानी उसके चेहरे पर फैला हुआ था। उस वक्त कमरे में सबसे ज्यादा टूटी हुई वही थी। उसका इंटरनेट बॉयफ्रेंड एक कंप्लीट मॉन्स्टर निकला और उसने सिर्फ स्टेसी को नहीं, एमी को भी इस नरक में घसीट लिया था। सॉरी, स्टेसी रोने लगी। आई एम सॉरी एमी, आई एम सो सॉरी। उसकी सिसकियां हॉक को चिढ़ा चुकी थी। अगले ही पल उसने बिना रुके उसका गाल जोर से थप्पड़ मारा। कोई हेजिटेशन नहीं, पूरा जोर लगाया था। स्टेसी का चेहरा पल भर में लाल हो गया, हाथ का साफ निशान उभर आया। थप्पड़ लगते ही स्टेसी चुप हो गई। उसकी आंखें खुली रह गई। वो शॉक में चली गई थी। उसे समझ ही नहीं आ रहा था कि क्या करे। एमी ने उसकी तरफ देखा ही था कि अगले ही पल उसके बाल पीछे से खींच लिए गए और वो फिर से दर्द में चीख पड़ी। शट द कप! हॉक चिल्लाया, उसे अपने आई लेवल तक खींचकर फिर छोड़ते हुए। तुम दोनों दूसरी स्लट का फोन भी ले लो। पुलिस कॉल नहीं होनी चाहिए। पियर ने एमी का हाथ पकड़कर उसकी जेब से बाहर खींचा, उसे जकड़ते हुए, और बेन आगे आया, फोन ढूंढने लगा। जानबूझकर वो अपना शरीर उससे रगड़ता रहा। ये कितना गंदा है। ये हमारे साथ क्या करने वाले हैं। एमी का दिमाग पागलों की तरह दौड़ रहा था। उसे अंदाजा क्या होगा। असली डर ये था कि आफ्टरवर्ड्स ये लोग क्या करेंगे ताकि वो पुलिस तक न जा सके। वीडियोस बनाकर ब्लैकमेल करना, ऐसे केसेस उसने सुने। इस बिच ने पहले ही किसी को मैसेज कर दिया है। गैरी नाम का कोई है, बेन ने फोन देखते हुए बताया। लॉक होने के बावजूद प्रीव्यू दिख रहा था। गैरी का रिप्लाई जिसमें लिखा था कि वो अभी आ रहा है। किसे मैसेज किया? हॉक गुराया। बोल। एमी चुप रही, जवाब सोचते हुए। हॉक ने इसे नाफरमानी समझा। एमी पर जाने की बजाय उसने स्टेसी को बालों से पकड़ लिया। आह, प्लीज स्टॉप, इट हर्ट्स। स्टेसी दर्द से चिल्लाई। मैंने कहा था चुप रहने को। हॉक ने उसका सिर जोर से टेबल पर दे मारा। कमरे में सबने उसकी खोपड़ी के टकराने की आवाज सुनी। दांत होंठ में धस गए, थोड़ा खून टेबल पर फैल गया। पियर और बेन ने एक दूसरे को देखा। नशे में होने के बावजूद उन्हें भी अपनी हरकतें गलत लगने लगी थीं। लेकिन हॉक नहीं रुका। वो बार बार स्टेसी का चेहरा टेबल पर पटकता रहा। मैं इन पूरा दिन कर सकता हूं, जब तक तुम बताओगी नहीं कि वो लड़का कौन है। एमी की तरफ देखते हुए उसने फिर से स्टेसी को मारा। डोंट! एमी चीख पड़ी। पियर और बेन हंस पड़े। उन्होंने पहले ही पूछा था। उन्हें पता था वो बस किसी नो नेम स्कूल का रैंडम लड़का है। हॉक ने थम्स अप, गाइस। उसने बेल्ट खोलनी शुरू की। एमी के बगल के दोनों लड़के भी वही करने लगे। ना ही, ये ना ही हो सकता। मुझे यहां से निकलना होगा। मुझे खुद को बचाना होगा। पियर ने अभी भी उसके हाथ पकड़ रखे थे।
किक मारने का सोचा, लेकिन डर था कि वो देख लेगा। उसने एक ही रास्ता चुना। मुंह खोलकर उसने पूरी ताकत से पियर की बांह में काट लिया। वो चीखता हुआ एमी बिना पीछे देखे दरवाजे की तरफ भागी, लेकिन वो दूर नहीं जा पाई। बेन, जिसकी ट्राउजर्स पहले ही नीचे थीं, ने उसके बाल पीछे से पकड़कर उसे वापस खींच लिया। लगता है तुम्हें भी दर्द महसूस करना पड़ेगा। उसने एमी को टेबल से धकेल दिया। उसकी जांघ टेबल के किनारे टकराई। फिर उसके सिर के पीछे जोर का वार पड़ा। उसकी नजर धुंधली हो गई। वो फिर भी लात मारती रही, बेन की पिंडली पर लगने की उम्मीद में। रेजिस्ट, कर्नल बैरो। उसने उसके सिर को पकड़ा और टेबल पर पटका। एक बार, फिर दूसरी बार। एमी फिर भी छटपटाती रही। हर पल उसकी आंखें और धुंधली होती जा रही थीं। उसे लगा जैसे वो अभी बेहोश हो जाएगी। एमी, एक आवाज गूंजी। तीनों ने देखा। ग्रीन हेयर वाला एक लड़का अचानक कमरे में घुसा। गैरी, लेकिन अकेले क्यों? यही सोच एमी के दिमाग में आई, और फिर सब अंधेरा हो गया। बेन ने उसका चेहरा ऊपर उठाया। गैरी ने अपनी बहन का चेहरा देखा, सूजा हुआ, खून से भरा, चोटों से भरा हुआ। उसकी छोटी बहन, उसका परिवार, जिसे बचाने का उसने वादा किया था। बाकी तीनों हंस पड़े। इतना छोटा लड़का अकेला? उन्हें कोई डर नहीं था। गैरी ने कुछ नहीं कहा। उसने मुट्ठी बांधी और बेन के चेहरे पर मुक्का मारा, इतनी तेज कि बेन रिएक्ट भी नहीं कर पाया। दांत उठ गए। उसकी पकड़ छूट गई। उसी पल गैरी ने एमी को संभाल लिया, उसे गिरने नहीं दिया। उसका पूरा शरीर कांप रहा था, सिर से पैर तक। तुमने मेरी बहन के साथ क्या किया? You are heavily enraged. You have exceeded 200 BPM. Partial transformation has begun. उसकी आंखें सिकुड़ गईं। दांत और नाखून तेज होने लगे। गुस्सा पूरी तरह गैरी पर हावी हो चुका था। जब गैरी ने अपने फोन पर अपनी बहन का मैसेज पढ़ा, तो उसका दिल घबराहट से उछल पड़ा। एमी मजाक करने वाली टाइप नहीं थी। नहीं, वो आमतौर पर उससे मदद मांगती थी। अगर उसने ऐसा किया था, तो इसका मतलब साफ था। मामला बहुत ज्यादा बिगड़ चुका था। गैरी का दिल इतनी तेज धड़कने लगा कि उसे चार्जिंग हार्ट स्किल इस्तेमाल करने की जरूरत ही नहीं पड़ी। स्टेटस पर नजर डालते ही उसे दिखा। उसका हार्ट रेट इस वक्त 169 बीपीएम पर था, यानी बिना कोई एनर्जी खर्च किए वो 2 गुना तेज और 2 गुना ताकतवर हो चुका था। हाई स्कूलर ने और कुछ नहीं सोचा। वो बस दौड़ पड़ा, सीधे खोबे कराओके क्लब की तरफ, जहां दोनों लड़कियां जाने वाली थीं। उस पल उसे न तो चल रही गैंग वॉर की कोई परवाह थी, न ही एक्सपी कमाने की। उसकी बस एक ही चाहत थी, वक्त पर पहुंच जाना, ताकि उसके परिवार के साथ कुछ गलत न हो। प्लीज बी सेफ एमी, प्लीज बी सेफ एमी। वो इसे अपने दिमाग में किसी प्रार्थना की तरह दोहराता रहा, लड़ाइयों और हंगामे को पूरी तरह नजरअंदाज करते हुए। आखिरकार वो मेन हाई स्ट्रीट पर सही जगह के सामने खड़ा था। गैरी तेजी से सीढ़ियां चढ़ा और रिसेप्शन एरिया में पहुंच गया। अंदर अंधेरा था और कई दरवाजों के पीछे से तेज थंपिंग म्यूजिक की आवाज आ रही थी। शुरू में उसने सोचा था कि वो अपनी एनहेंस्ड सेंसेस से एमी को ढूंढ लेगा, लेकिन इस बार वही सेंसेस उसके लिए परेशानी बन गए। उसके लिए आवाजें असहनीय रूप से तेज थीं। उसे खुद को संभालने में कुछ पल लगे, मगर एमी के लिए उसने सब झेल लिया। रिसेप्शन के पीछे सनग्लासेस पहने एक जवान लड़का खड़ा था। गैरी को यह थोड़ा अजीब लगा। अंदर अंधेरा था, रात का वक्त था, फिर भी सनग्लासेस। बट समहाउ वो इस जगह की इमेज में फिट भी बैठ रहा था। हे, गैरी ने आवाज दी। मैं 2 लड़कियों को ढूंढ रहा हूं जो आज यहां 3 लड़कों के साथ आई थीं। एक लड़की बहुत ज्यादा ब्लॉन्ड है और दूसरी के ब्राउन हेयर है, और वो मेरी जैसी दिखती है। उसने अपनी हुड नीचे की और अपना चेहरा दिखाया। आमतौर पर वो ऐसा नहीं करता, लेकिन इस वक्त वो कुछ भी सोचने की हालत में नहीं था। सॉरी किड, उस आदमी ने कंधे उचकाते हुए कहा। मैं ऐसे ही किसी को नहीं बता सकता कि लोग किस रूम में हैं। कस्टमर प्राइवेसी है। और वैसे भी मैं तुम्हें जानता तक नहीं। अगर हालात इतने गंभीर न होते, तो शायद गैरी उसे समझाने की कोशिश करता या बहस करता, लेकिन उसके पास जरा भी वक्त नहीं था। उसकी नजर उस आदमी की गर्दन में बंधी टाई पर पड़ी, जो शायद फैशन के लिए पहनी गई थी। वो सीधे गैरी के सामने लटक रही थी। अगले ही पल गैरी ने टाई पकड़कर जोर से खींचा। गर्दन कस गई और वो आदमी इतनी तेजी से झुका कि उसके सनग्लासेस गिर पड़े। ध्यान से सुन, गैरी ने लगभग गुर्राते हुए कहा। उनमें से एक मेरी बहन है और उसने मुझसे मदद मांगी है। अब बताओ, वो कहाँ है? तुम धमकी। गैरी ने उसे पूरा करने ही नहीं दिया। उसने टाई और जोर से खींची। आदमी का दम घुटने लगा।
गैरी की आंखों में जो दृढ़ता थी, उसे देखकर वो डर गया। वो जल्दी से हॉलवे की एक दिशा की ओर इशारा कर बैठा। गैरी ने तुरंत टाई छोड़ी और उधर भाग पड़ा। उसे अच्छा नहीं लग रहा था कि उसने अभी क्या किया था। ये किसी गैंगस्टर जैसा था, जबरदस्ती से रास्ता निकालना। लेकिन उसने खुद को समझाया, ये इमरजेंसी थी। भागते हुए वो हर डोर की छोटी खिड़की से अंदर झांकता गया, एक एक करके। फिर एक दरवाजे पर वो ठिठक गया। उसने एमी को नहीं देखा, लेकिन उसे खून की गंध आई। दरवाजा खोलते ही जो उसने देखा, उसने उसका खून खौला दिया। एक लड़का अपनी ट्राउजर्स नीचे किए हुए था और एक लड़की के सिर को पकड़े हुए था। गैरी की चीख कमरे में गूंज गई। तीनों लड़कों ने उसे उसी पल नोटिस कर लिया। तुमने मेरी बहन के साथ क्या किया? गैरी चिल्लाया। उसने बेन के चेहरे पर एक जबरदस्त मुक्का मारा, इतना तेज कि बेन एक तरफ जा गिरा। गैरी ने एमी को थाम लिया, उसे जमीन पर गिरने से बचाते हुए, और उसे अपनी बाहों में भर लिया। उसका पूरा शरीर कांप रहा था, सिर से पैर तक कांप रहा था। स्टेसी, गैरी ने चिल्लाकर कहा, मैं चाहता हूं तुम एमी को लेकर यहां से निकल जाओ। टैक्सी लो, सीधे हॉस्पिटल जाओ। स्टेसी ने अभी अभी गैरी को एक लड़के को हवा में उछालते देखा था, फिर भी उसे डर लग रहा था। हॉक उसके बिल्कुल पास खड़ा था और बेन भी संभल चुका था। पियर, जो अभी तक एमी के काटने से गुस्से में था, गैरी की ओर दौड़ा। लेकिन गैरी ने उसे पेट में जोरदार किक मारी। पियर उड़ता हुआ पीछे गया, उसकी पीठ टेबल से टकराई और उसका शरीर पलटकर उसी पर गिर पड़ा। सारी बॉटल्स नीचे गिरकर टूट गई। गैरी ने एमी को बेंच के किनारे सुलाया। फिर वो खुद टेबल पर चढ़ा। वो पियर के शरीर पर पैर रखते हुए आगे बढ़ा, बिल्कुल भी परवाह किए बिना। हॉक को समझ आ गया कि हालात हाथ से निकल रहे हैं। उसने स्टेसी को छोड़ा और पॉकेट नाइफ निकाल लिया। वो गैरी को स्टैब करने बढ़ा। गैरी ने टेबल से छलांग लगाई और अपना हाथ खोलकर सीधा हॉक का हाथ पकड़ लिया। नाइफ उसकी हथेली को चीरता हुआ अंदर घुस गया। खून बह रहा था, लेकिन नाइफ वहीं अटका हुआ था। गैरी की आंखों में झांकते ही हॉक कांप गया। कोई सेन इंसान नाइफ रोकने के लिए अपना हाथ नहीं देता। गैरी ने अपनी मुट्ठी भींची। क्रैक! हॉक की उंगलियां टूटने लगीं और वो दर्द से चीख उठा। गेट गोइंग स्टे! गैरी दहाड़ा। स्टेसी को दोबारा कहने की जरूरत नहीं पड़ी। वो एमी के पास गई, उसे संभाला और दोनों लड़खड़ाते हुए कमरे से बाहर निकल गई। क्या तुम्हें पता है मेरा भाई कौन है? हॉक ने चिल्लाया। उसकी आवाज में अब डर था। मेरी फैमिली ग्रे एलिफेंट्स का हिस्सा है। हम तुम्हें और तुम्हारी बहन को ढूंढ निकालेंगे। ये कर्ज हम 10 टाइम्स ज्यादा बुरा लौटाएंगे। तभी दरवाजा फिर से खुला। रिसेप्शन वाला आदमी अंदर आया। हॉक ब्रो, हेल्प चाहिए? उसने पूछा। गैरी को अब अपने पहले किए गए बर्ताव पर बिल्कुल भी अफसोस नहीं था। अब साफ था, वो भी इसमें शामिल था। एमी का चेहरा, नील खून सूजन, वो पहचान में ही नहीं आ रही थी। वो लड़की की आवाज कांप रही थी। वो दुनिया की सबसे अच्छी बहन है। वो कभी शिकायत नहीं करती, मेहनत करती है। और वो सिर्फ 15 साल की है। तुम लोग क्या करने वाले थे उसके साथ? तुम सब गिल्टी हो। Bloodlust has been detected. Forced bond has been activated. 4 out of 5 marks have been assigned. Skill activated. Claw drain, minus 15 energy. गैरी का हाथ थोड़ा बदल गया। उसने हॉक की छाती पर एक स्वाइप मारा। गहरा घाव। खून फव्वारे की तरह बाहर आया। जैसे ही खून उसके क्लॉड हाथों पर लगा, गैरी के अंदर एक अजीब ठंडी सी एनर्जी दौड़ गई। क्लॉ ड्रेन काम कर रहा था। अगले ही पल रिसेप्शनिस्ट, बेन और पियर तीनों उस पर टूट पड़े। उसके बाद जो हुआ, गैरी के लिए सब कुछ धुंधला हो गया, एक लाल धुंध। जब सब खत्म हुआ, वो कमरे के बीचों बीच खड़ा था, खून से लथपथ। कैरोकी की तेज म्यूजिक ने सब कुछ दबा दिया था। टीवी स्क्रीन की फ्लैशिंग लाइट्स कभी कभी कमरे की हालत दिखा देती थीं। चारों आदमी अब कभी नहीं हिलेंगे। इस बार ये एक्सीडेंट नहीं था, मैंने जानबूझकर किया।